इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम मैथ के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा इजी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। एंड मैं गाइस आपको जो है ना शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। एंड आपको पता है कि हर सब्जेक्ट को लगभग जो है आपको 30 मिनट से ज़्यादा टाइम में, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब आपको मैथ के क्वेश्चन जो है ना आपको ट्राई करना है कि 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट से पहले आप सॉल्व कर दें, सो डैट गाइस बाकी सब्जेक्ट को भी जो है आप कर पाए। क्योंकि मैथ में अगर आप ज़्यादा टाइम लगा देते फिर बाकी सब्जेक्ट आपका जो है छूट जाएगा, तो इसलिए ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। एंड गाइस देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें क्रमागत संख्याओं का मतलब ही नहीं पता होता। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि क्रमागत संख्याएं होती क्या है। तो क्रमागत संख्याएं जो होती है ना, ऐसी संख्याएं होती है जिनके बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा जो है ना सेम होता है। सेम मैंने बोला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं काउंटिंग नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5। इसके बीच का अगर आप अंतर देखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। इनके बीच का अंतर जो है सेम है सब में, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर मैं लिखूं, अगर बोला जाए कि सम संख्याओं का, यहां पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या। तो क्रमागत सम संख्या क्या होती है? तो देखिए हमें क्रमागत नहीं पता कि वो कौन सी संख्या है, ठीक है, वो हम एक्स मानेंगे। बट हमें ये तो पता है ना कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो हमारा जो काउंटिंग नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। और सम संख्या आपको पता है 2 4 6 8 जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, ये हमें पता है, ये सम संख्या है। तो यही है कि क्रमागत संख्याएं जो होती है ना उनके बीच का अंतर सेम होता है। अब मैंने यहाँ पर सम संख्याएं लिखा है जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो यहाँ इसके अंतर आप देखेंगे तो सेम है सब में। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, तो अंतर सेम है ना। तो ये एक प्रकार की क्रमागत संख्याएं हैं। बट यहाँ पे जो हमें पूछा गया वो हमें नहीं पता है वो कौन सी है, ठीक है। तो वो हम फाइंड कर लेते हैं अपना ट्रिक के द्वारा। तो देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताया गया है 27 है। तो हम यहाँ पर मानेंगे हमारी जो पहली जो क्रमागत संख्या है जो है वो हम x मानेंगे, और दूसरी जो है ना वो हम x प्लस में 1 मानेंगे, ठीक है ना। और तीसरी जो हमारी क्रमागत संख्याएं होगी वो x प्लस में 2 मानेंगे, ठीक है। अगर बोला जाए विषम संख्याएं, मतलब कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 27 है, तो इस सिचुएशन में हम पता है क्या मानेंगे, पहला हमारा जो सम क्रमागत संख्याएं होगी वो x होगी, लेकिन दूसरा जो है ना हमारा x प्लस में 1 नहीं होगा, हमारा x प्लस में 2 होगा। क्यों? क्योंकि सम जो संख्याएं हमारी स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8, और विषम जो है 1 3 5 7 ऐसे स्टार्ट होती है। तो इसी तरीके से जो है ना हमें मानना है जब हमें पता ना हो क्रमागत संख्या है, तो हमें ये हमारा जो है ना क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हम ये पैटर्न बनाएंगे, ठीक है ना। विषम वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। इसी के बाद में क्या बोला गया, संख्याओं का योग 27 है, तो पहली हमारी x होगी और प्लस हमें कर देना है। पहला हमारा क्रमागत संख्या x हो गया और दूसरा x प्लस में 1 हो गया, फिर इसको हम प्लस कर देंगे, और तीसरा जो हमारा x प्लस में 2 हो गया, और इसका योग बताया गया है 27, ठीक है ना। तीनों क्रमागत संख्याओं का योग तो हमने यहाँ पर योग कर लिया है। पहला हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, और तीसरा क्रमागत संख्या हमारा ये है, ठीक है ना। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो कितनी x बन गई, 1x 2x और ये 3x, 1x 2x हो गया और ये 3x यहाँ पे लिख देंगे। प्लस में हम कितना करेंगे, हमारा 1 ये और 2 और 1 कितना हो गया 3x प्लस में 3 इक्वल टू 27 हमें लिखना है। समीकरण को हल करने के बाद हमारा कितना आया, 3x प्लस में 3 इक्वल टू 27। अब हमें क्या करना है, इधर प्लस में 3 इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 27 में से हमारा 3 चला गया तो 24 आ गया, ठीक है। और हमारा इक्वल का साइन यहाँ पे होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जब कुछ नहीं होता यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x हमारे यहीं पे रह जाएगा, और जो बराबर की इस साइड में जो मल्टीप्लाई में होता है तो इधर जाके भाग में हो जाता है, भाग में अगर होगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 3 से हम 24 में भाग कर देंगे, ठीक है, 3 या 8 24, तो x की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। x की वैल्यू हमें पता चल चुका है 8। तो पहली हमारी क्रमागत संख्या हमने क्या माना था, x ही माना था ना, और दूसरा हमारा क्या था x प्लस में 1, और तीसरा हमारा क्या था x प्लस में 2 था। तो इस प्रकार हमारा पहला पता चल गया। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी पूछी गई है, तो पहले तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया और तीसरा ये, तो जोड़ लेते हैं। x 8 प्लस में 1 हमारा कितना हो गया 9, और 8 प्लस में ये हमारा कितना हो गया 2, 8 प्लस में 2 10, तो सबसे बड़ी हमारी कितनी हो गई 10। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सम वाली आ गई संख्या है, ठीक है।
तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है, तो संख्याएं बतानी है। आखिर वो तीन क्रमागत संख्या है कौन सी, बट हमें पता नहीं है। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हमारा संख्या का जो पैटर्न बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। पहला हमारा x ही होगा और दूसरा हमारा x प्लस में 1 नहीं होगा, हमारा x प्लस में 2 होगा, क्योंकि सम संख्या आपको पता है 2 4 6 8 से स्टार्ट होती है। तो 2 4 6 8, तो इसमें हमें वैसा पैटर्न बनाना है, ठीक है। पहली हमारी x होगी, दूसरी हमारी x प्लस में 2 और तीसरा जो हमारा होगा ना क्रमागत सम संख्या है वो x प्लस में 3 नहीं होगा, x प्लस में 4 होगा। 3 उस सिचुएशन में होगा जब विषम बोला जाएगा, विषम 1 3 5 7 वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 60 है इसका योग, तो हम इसका योग कर लेते हैं, तीनों को हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर बराबर में हम साइड 60 लिख देते हैं, बराबर किस साइड। अब हम इस x को जोड़ लेते हैं, तो 1x 2x 3x हो गया, और उसके बाद हमारा नंबर है 2 और 4, 4 और 2 हमारा 6 हो गया, 6 बराबर 60। अब हमें क्या करना है, 60 को इधर लेकर चले जाएंगे, तो 60 में से 6 गया हमारा 54, 3x बराबर में 54। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x, और हम 6 इधर लेकर चले आए हैं, तो ये हमारा माइनस में हो गया है, 54 आ गया इधर 50, और यहाँ पर 3x। आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे भी ऐसे बराबर से बराबर काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 8 24, तो हमारा 8 कितना आ गया, यहाँ पर x की वैल्यू 18 आ गया। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, मतलब कि 18। तो पहली हमारी क्रमागत जो सम संख्या है वो 18 है, और दूसरी क्रमागत सम संख्या है हमारा क्या था, x प्लस में 2, मतलब कि 18 प्लस में 2 कितना हो गया, 18 प्लस में 2 20 हो गया। और तीसरी क्या थी, x प्लस में 4 थी। 3 आपको नहीं करना, वो विषम के सिचुएशन में करना है। तो x हमारा कितना है, 18 प्लस में 4 कितना हो गया, 22। तो वो तीन क्रमागत संख्या कौन सी है, 18 20 और 22, 18 20 और 22, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर विषम बोलता ना तो हमें पैटर्न बनता है इस तरीके से, पहला हमारा x होता और दूसरा x प्लस में 1 होता और तीसरा x प्लस में 3 होता, ठीक है ना, ऐसा पैटर्न बनता, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम जो है ना समपूरक कोण समझते हैं, आखिर समपूरक कोण होता क्या है। तो जब दो कोणों का योग जो है ना, जब दो कोणों का योग 180 होता है, ठीक है ना। पूरक एंड संपूरक कोणों का योग, मतलब कि इसके बारे में आपको बता देता हूं। जब दो कोणों का योग 180 होता है तो वो हमारा संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है ना। और जब दो कोणों का योग जो है, जब दो कोणों का योग जो है 90 होता है तो वो हमारा क्या है, पूरक कोण कहलाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि दो संपूरक कोणों का जो अंतर है वो 44 है, तो एक कोण हमें बताना है वो कौन सी कोण है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था कि संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग जो है 180 होता है तो वो दोनों कोण जो है ना वो संपूरक कहलाते हैं। तो मान लीजिए पहला हमारा x हो गया, पहला कोण x हो गया और दूसरा हमारा y हो गया, ठीक है ना। इनका योग अगर 180 है तो ये एक्स वाई जो है ना ये संपूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है ना। तो हम मान लिया वो दो संपूरक जो दो कोण है वो एक्स एंड वाई है, और इनके बीच का जो अंतर है, पहला समीकरण हमारा ये बन गया, और इनके बीच का जो अंतर है वो 44 है। तो x माइनस में y इक्वल टू 44, ठीक है ना, दूसरा समीकरण बन गया। अब इसको आप हल कर दीजिए, मतलब कि आप जो है ना दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको प्लस कर दीजिए, देखिए हम प्लस करते हैं तो प्लस अगर हम करेंगे इस समीकरण को तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपने 10th क्लास में करे होंगे। प्लस जब करेंगे तो प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन छुपा हुआ है, पता है आपको, तो प्लस 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 होता है, तो 1x और 1x कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है ना। और प्लस और माइनस कितना हो, जब हम प्लस को माइनस के, मतलब कि जो यह हमारा यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का ही साइन आएगा हमारा, तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू। अब यहाँ पर प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस का साइन छुपा हुआ है और ये प्लस और ये प्लस प्लस ही होगा, तो 180 को हमें 44, 180 और 44 हमें प्लस कर देना है। तो 4 8 4 12 के 2 और 1 और 2, ठीक है ना। 2x बराबर में 224 हमारा इस समीकरण को सॉल्व करने पर आया है। अगर आपको इस टाइप के समीकरण को प्लस माइनस करने नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। 2x इक्वल टू समीकरण को सॉल्व करने के बाद 200 यहाँ पर 24 था, ठीक है ना। इसको इससे काट देंगे तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगा कितना, 112। तो हमारा जो आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ना समझ में नहीं आया होगा, सर ये आपने डायरेक्ट कैसे आंसर निकाल दिया। तो देखिए मैं आपको अब आसान तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा। चलिए मैं आपको आपके तरीके से समझाता हूँ, सो डेट आपको समझ में आ जाए। तो जो मैंने x की यहाँ पर वैल्यू निकाली है, ठीक है, इसको बस याद रखिए कि x का जो हमारा वैल्यू आया है वो 112 आया है, ठीक है ना। इतना स्टेप तो आप कर सकते हैं, मतलब कि समीकरण को प्लस करने के बाद यहाँ तक आप आ सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बट ये आंसर डायरेक्ट कैसे ले आया मैं, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो ये अभी समझ में आएगा आपको। x की वैल्यू हमें जो है ना, x जो हमने अभी फाइंड किया वो 112, आपको बस याद रख लीजिए। हमारा यहाँ पर एक समीकरण क्या बनता है, दो संपूरक कोणों का अंतर, अंतर मतलब माइनस हो जाता है,
मतलब कि x माइनस वाई इजुकल टू 44। अगर अंतर बोला जाए तो पहले जो हमारा जो कोण है ना उसमें से माइनस कर देना है दूसरे कोण को, तो x माइनस वाई इजुकल टू 44। अब देखिए x की वैल्यू हमें कितना यहाँ पे प्राप्त किया है समीकरण को फाइंड करने के बाद 112, तो x की वैल्यू जो है ना हमें यहाँ पर 112 लिख देना है, ठीक है ना, और ये माइनस y यहीं पे रहेगा, y हमें नहीं पता है, इजुकल टू 44 हमें लिखना है। अब देखिए आपको समीकरण साइड तो चेंज करने आता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 112 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 44 के इधर, तो मतलब कि 44 माइनस 112, और यहाँ पर हमारा माइनस में y रहेगा, तो मैं लिख लेता हूँ सही से इसको। ये था समीकरण, अब ये इधर आ चुका है तो हमारा ये माइनस में हो जाएगा 112, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, y माइनस वाई बराबर में, अब देखिए 112 में से आपको 44 घटाना, मतलब कि देखिए आपके पास 112 रुपये कर्ज है, माइनस में जो है ना ये, तो ये 112 रुपये कर्ज है और प्लस में एक आपके पास 44 है, तो ये जमा है, तो 44 रुपये आप दे देंगे तो कितने रुपये और उसके पास मतलब कि आपको देने के लिए रह जाएगा उसको, मतलब कि आपके पास कितने और कर्ज रह जाएंगे, तो घटा दीजिए। 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, मतलब कि माइनस 168 रुपये और रह गया, मतलब कि कर्ज चुकाने के लिए। बट ये पैसा जो है आपके पास माइनस में है तो इसको हम कर्ज मान लेंगे, पर माइनस का साइन इसलिए मैंने ये ट्रिक मैंने आपको इसलिए समझाया सो डैट आप समझ सके कि यहाँ पे साइन किसका आएगा। जब हमें देने के लिए रह जाए किसी को पैसे तो वो हमारा कर्ज में आएगा, और कर्ज जो होता है हमें माइनस में होता है, तो उसका साइन हमें माइनस में लगाना है। अब देखिए इस माइनस से इस माइनस, ये माइनस कट जाता है बराबर के साइड में, आपको पता है कट गया, तो वाई की वैल्यू कितना आया 68, ठीक है ना। तो y की वैल्यू हमें प्राप्त पता चल चुका है 68 आया, और x की वैल्यू हमें पता चल चुका है 112 आया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि दो समपूरक कोणों का अंतर जो है 44 है, तो देखिए 44 कैसे आया मैं आपको दिखा देता हूँ। अंतर हमने क्या करा था, जो हमारा समीकरण पहला समीकरण क्या बना था, x माइनस वाई इजुकल टू 44, ठीक है ना। अब देखिए x हमारा कितना है 112, माइनस में आप 68 कर दीजिए, y हमारा कितना है 68 कर दीजिए, हमारा जो है आंसर ये 44 ही आएगा। 44 आ गया ना, ये देखिए यहाँ पर 44 आ गया। तो अब आप समझ चुके हैं कि बिल्कुल ये जो है हमारा सही तरीके से सॉल्व मैंने किया है। अब आपको जो स्टेप मैंने बताया था वैसे ही आप करके डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर लीजिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।